26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ऐसे दिन भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना, इसलिए पूरे भारत के लिए यह दिन उत्सव का दिन होता है। आज हम इस मामले को लेकर चर्चा करेंगे, भारत के गणतंत्र की, भारत के संविधान की और संविधान में हुए बदलाव की, कि कैसे भारत का संविधान हर मूलवासी के लिए एक ग्रंथ है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, हमारा गणतंत्र गुजरते दिनों के साथ और भी मजबूत हो रहा है। लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। जब भारत का संविधान बना और लागू हुआ, तब से लेकर अब तक कई संशोधन हमारे संविधान में हुए हैं। देश में संविधान और इससे जुड़ी हुई कई बातों को लेकर आज चर्चा भी होती है और कई बातों को लेकर असहमतियां भी हैं, मतभेद भी हैं। तो क्या ये मतभेद ठीक हैं या आने वाले दिनों के लिए ये चुनौती है? आज इसी मसले को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत की जो आत्मा है वो भारत के संविधान में है। तो भारत का संविधान जिस दिन बना 76 साल हो गए और 77वां गणतंत्र दिवस जब हम मनाएंगे, तो सवाल ये उभर कर सामने आता है कि भारत का ये संविधान हमें कितना मजबूत बना रहा है। भारत का संविधान हमने कितना भारत के संविधान को मजबूत बनाया है, क्योंकि एक नागरिक के तौर पर सरकारों की जिम्मेदारी होती है, आम नागरिक की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि संविधान नागरिकों के लिए है और नागरिक ही संविधान को मजबूती प्रदान करते हैं। आज जब भारत आजाद है, स्वतंत्र है, गणतंत्र है, तो आज चर्चा भी होनी चाहिए कि हम कहां पर चूक कर रहे हैं, क्योंकि आज अपने आसपास देखिए, समाज में देखिए किस तरीके का विरोधाभास नजर आ रहा है। तो जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ये देखिए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारत का संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान सभा ने 2 साल से ज्यादा का वक्त लिया इसको बनाने में। 299 सदस्य थे जो भारतीय संविधान सभा में थे। जिस भारतीय संविधान मूल रूप से क्या है? ये सरकारों की शक्ति, सरकारों की कार्यप्रणाली, सरकारों का कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, आम नागरिकों का कर्तव्य और आम नागरिकों के अधिकार को परिभाषित करती है। ये इस तरीके से परिभाषित होती है कि कोई भी एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमण न करे और कोई भी एक दूसरे के अधिकारों का हनन न करे। ये हमारा संविधान, और सबसे मूल बात कि भारत का ये संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का जो मूल संविधान है वो 251 पन्नों का है, हालांकि वो पेपर नहीं है। और भारत की जो संसद है वो रखा हुआ है, मूल जो भारत जो संविधान की प्रति है वो 251 पन्नों की है। और ये वो हमारा संविधान है जो भारत की आत्मा को जिंदा रखे हुए है। दुनिया भारत की तरफ बहुत संशय के साथ और आश्चर्य के साथ देखती है कि इतनी बड़ी आबादी, और सबसे बड़ी बात आबादी नहीं, डाइवर्सिटी वाली आबादी, उस डाइवर्सिटी वाले आबादी के बीच में भारत कैसे अपने लोकतंत्र को बचाए हुए है, ये दुनिया देखती है इसके तरफ। और इस पर कई लोग बात भी करते हैं। भारत से ज्यादा आबादी जिस देश की है, वहां पर डेमोक्रेसी का क्या हाल है वो हम सबको पता है, दुनिया को पता है। भारत के आसपास जितने देश हैं जो डेमोक्रेसी अपने आप को बताती हैं, उनका क्या हाल है ये भी दुनिया को पता है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के साथ भारत का ये संविधान भारत को कैसे बचा कर रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो संविधान है जिसने भारत की आज़ादी के बाद जब ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब से लेकर अब तक इस यात्रा में अगर किसी एक चीज ने भारत को बांधे रखा, भारत को बिखरने नहीं दिया, भारत को टूटने नहीं दिया, तो वो भारत का संविधान है। और इसमें आम नागरिकों की जो भागीदारी है, भरोसा है, विश्वास है, वो इसमें सर्वोपरि है। भारत का नागरिक किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी राज्य का हो, किसी विचारधारा को मानने वाला हो, उसने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि उसका कोई भी एक्ट, उसका कोई भी कार्य, उसका कोई भी काम उस संविधान को बाईक्रॉस ना करे।
जो भी चीजें हुई हैं वो संविधान के दायरे में हुई है। कभी भी भारत के किसी नागरिक ने किसी भी आइडियोलॉजी का हो, उसने अपने आप को संविधान से ऊपर नहीं माना। उसी का ये नतीजा है कि भारत में बड़े आंदोलन हुए, लेकिन वो आंदोलन इस तरीके के नहीं। आज दुनिया के कई देशों को आप देख लीजिए, आंदोलन हो रहा है। आंदोलन किस बात को लेकर हो रहा है? सत्ता परिवर्तन का, चेहरा बदलने का। भारत में चुनाव होते हैं और आराम से एक दल की सरकार जो रहती है, वो अगर वो सत्ता से बाहर होती है तो स्मूथली पूरा पावर है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, दूसरे पार्टी के पास चल जाता है, दूसरे शख्सियत के पास चला जाता है। लेकिन दूसरे देशों में नहीं होता। जिन देशों ने उदाहरण भी स्थापित किए थे, हमने वहां भी देखा कि किस तरीके से वहां पर पावर ट्रांसफर जब किया गया तो किस तरीके से बवाल हुआ। आज इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस मुद्दे पर बात करें, चर्चा करें। और दो विद्वान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे मैं इस पूरे विषय पर बात करूंगा, चर्चा करूंगा। कनिका भारद्वाज जी हैं जो अधिवक्ता हैं, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हैं, और अतुल नारायण सिंह इतिहासकार हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ऑन अ लाइटर नोट ही मैं इस डिस्कशन को शुरू करूंगा। आज देश में सबसे ज्यादा चर्चा अतुल जी इस बात को लेकर होती है, तो पहले एक एक मिनट में आप लोग ओपनिंग रिमार्क दे दीजिएगा। ऑन अ लाइटर नोट में इसको शुरू कर रहा हूं। आजकल भारत में सबसे ज्यादा चर्चा किस बात को लेकर हो रही है? संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो एक एक मिनट में आप लोग पहले बताइए। अतुल जी आप ही बताइएगा सर, क्या भारत बहुत का सुंदर, बहुत अच्छी बात आपने कही है। ओपनिंग रिमार्क में ही मैं कहना चाहूंगा कि 26 जनवरी जो है ना, वो कोई केवल एक तारीख नहीं है, भारत की वैचारिक निरंतरता का प्रतीक है ये। 1930 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता का संकल्प और 50 में संविधान का लागू होना, ये दोनों एक ही सोच की कड़ियां हैं। और ये राजसत्ता के सीमाओं के ऐलान का दिन भी होता है। ये हम बताना चाहते हैं कि देश जो है सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलता है। संविधान खतरे में तो कभी आ ही नहीं सकता। ये हम हर 26 जनवरी को बताते हैं कि भारत का संविधान कभी भी खतरे में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसकी उद्देशिका में ही कहा गया है कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों ने न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, इन सभी को एक साथ, इन्हीं के लिए देश काम कर रहा है, इन्हीं के लिए सत्ताएं काम कर रही है, इन्हीं के लिए सरकारें काम कर रही है, इन्हीं के लिए प्रशासन काम कर रहा है। इसलिए यह संविधान कभी भी खतरे में नहीं आ सकता। यह 26 जनवरी हमें बताता है। कनिका भारद्वाज जी, आपका ओपनिंग रिमार्क भी मैं इसी से शुरू करूंगा क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट जो देश में चर्चा का विषय है। भारत का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। क्या वाकई संविधान खतरे में है? अरे क्या ऐसी परिस्थिति भारत में आ सकती है जब संविधान खतरे में होगा? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि संविधान खतरे में है, क्योंकि जैसा कि अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा कि संविधान तो कभी खतरे में आ ही नहीं सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि संविधान खतरे में आए। उसका रीजन है क्योंकि संविधान जब भी कोई, देखिए संविधान कभी चेंज तो हो नहीं सकता, अमेंड हो सकता है। उसके लिए भी एक बहुत जो है डिफिकल्ट प्रोसेस है। इतनी हल्के में वो अमेंड भी नहीं हो सकता, एक बहुत लंबे प्रोसेस से जाना पड़ता है। और जुडिशियल रिव्यू का जो ऑप्शन हमेशा रहता है, क्योंकि हमारे प्रियम्बल में लिखा है कि जुडिशियल रिव्यू हमेशा रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा है जुडिशियल रिव्यू के लिए। अगर संविधान कभी भी खतरे में आता भी है तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान रखेगी और जो भी प्रोविजंस हैं जो वैलिड है उसको एग्जीक्यूट करेगी। जो इनवैलिड या अनलॉफुल प्रोविजंस होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट हटा देगी। और ऐसा हुआ है, जो पिछले अमेंडमेंट्स हमने देखे हैं ऐसा हुआ भी हुआ है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन कभी खतरे में नहीं आ सकता। चेंज, अमेंड जरूर हो सकता है, लेकिन वो भी एक बहुत ही डिफिकल्ट और लंबा प्रोसेस है। ठीक है, अब मैं अतुल जी, सर जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, ये पूरा सिस्टम है। मुझे लगता है कि जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो ये वो दिन होता है जब हम भारत के 140-45 करोड़ जो भी इस वक्त हमारी आबादी है उनके लिए भी एक बार तालियां बजाने का दिन होता है। क्योंकि संविधान बचा कौन है?
बचाकर तो लोगों ने रखा है, हमने कभी भी वो कार्य नहीं किया जो हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि हो रहा है या दुनिया के देशों में देखते हैं हो रहा है। नहीं तो 10-20 करोड़ लोग अगर सड़क पर आ जाएं तो कुछ भी हो सकता है। यानी आप इस बात से सहमत हैं कि भारत के संविधान को बचा कर रखने में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो भारत के 140-145 करोड़ लोगों ने बचा कर रखा है, क्योंकि हमने कभी उससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया। हमने जब भी अपनी आवाज उठाई एक लकीर हमने खींच रखी है जो अदृश्य है, हमने कभी उसको क्रॉस नहीं किया। अतुल जी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बहुत शुरू में ही एक बात बहुत अच्छी कही कि 26 जनवरी हमें याद दिलाता है कि सरकारें अस्थायी हैं, लेकिन जो संविधान है वो अस्थायी है। सरकार जो है आती और जाती रहेगी, जैसा अटल बिहारी वाजपेयी ने जी ने भी कहा कि उनकी ये बड़ी पंक्तियां चर्चित हैं कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए। जब ये देश रहेगा तो इस देश को रहने के लिए जो 1930 में, आप याद करिए लाहौर अधिवेशन 1929, इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते, इतिहास का एक अध्येता होने के नाते आपसे मैं इतिहास के संदर्भ में जाकर के बातें कहूंगा पहले सर, कि 1929 में लाहौर में अधिवेशन जब हुआ कांग्रेस का, तो वहां पर पूर्ण स्वराज की मांग को सबसे पहले रखा गया। और जब पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया तो 26 जनवरी 1930 को भारत के लोगों ने यह तय किया, यहाँ की जनता ने यह तय किया कि हम स्वतंत्रता मांगेंगे नहीं, अब हमें स्वतंत्रता चाहिए ही। तो इसलिए उन्होंने क्या घोषित किया, पूर्ण स्वराज। और यह जो पूर्ण स्वराज था वह सिर्फ और सिर्फ अधिकार की मांग नहीं थी, हम अपने देश से, अपने लोगों से, अपने कर्तव्यों को लेकर के भी जागरूक हो रहे थे। और 1930 में जनता ने जो खुद को स्वतंत्र घोषित किया, तो 1950 में 26 जनवरी को उस जनता को स्वतंत्रता का कानून मिला। और वो कानून क्या है, हमारा देश का जो संविधान है। और यही जो देश का संविधान है, इसी से सब कुछ हाथ चल रहा है। हमें हर एक तरीके से निर्विवाद रूप से अपने अधिकारों के प्रति सजगता मिली हुई है, अपने कर्तव्यों के प्रति हमारी एक चेष्टा है जिसको हम हमेशा अनुपालित करते हैं। इन सभी को एक साथ जब जोड़ करके हम देश देखते हैं तो देश बनता है। और जो ये देश है इसकी खूबसूरती ही यही है कि यहाँ का हर एक नागरिक, जैसे तीन घटनाएं हैं देश के इस आज के ये 24 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी, आप इन 3 दिनों को जोड़ करके देखिए। जो 24 जनवरी है, 24 जनवरी को देश की संविधान सभा ने वंदे मातरम को क्या किया था, राष्ट्रगीत के रूप में दिया था। 25 जनवरी क्या है, 25 जनवरी जहां आज हम बात कर रहे हैं वो मतदाता जागरूकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी को हमने इस मातृभूमि के प्रति अपनी सजगता, अपनी सहजता, उपलब्धता बताई है। और 26 जनवरी को अपने अधिकारों के प्रति, जो सबसे बड़ा अधिकार है मतदान का अधिकार, जहां पर हम अपनी सरकारें चुनते हैं, सत्ताएं बनाते हैं और सत्ताएं बिगाड़ते हैं, वो अधिकार है। और 26 जनवरी का दिन, जिस दिन हमने यह संविधान अंगीकृत किया जो कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मैं ना इसको, जैसे आपने इतिहास का जिक्र किया तो मैं कनिका जी के पास जाऊं उससे पहले एक और हिस्टोरिकल बात भी हम कर लेते हैं। देखिए इस, क्योंकि मुझे लगता है ना कि जो चुनौतियां हैं उस पर हमें ज्यादा बात करनी चाहिए। आज देश में एक हिस्सा है जिस पर बड़ी बात हो रही है। जितने भी 299 लोग थे संविधान सभा में जिन्होंने संविधान को लिखा, वो सब हमारे लिए पूज्य हैं, आराध्य हैं। किन्हीं, हम ये नहीं कहते कि किन्हीं का कद छोटा था, किन्हीं का बड़ा था, लेकिन एक चर्चा होती है ना सर कि आज देखिए देश में कई दो तबका है जो इस चीज को लेकर होती है। अभी संभवतः अतुल जी से नेटवर्क उनका चला गया। मैं कनिका जी आपसे ये सवाल है, आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि संविधान को बनाया कौन, क्रेडिट को लेकर लड़ाई होती है। क्या ये गैर वाजिब बहस है जिस पर हम पढ़ते हैं? क्योंकि एक होता है कि कैप्टन ऑफ द शिप, एक संविधान सभा है। जब भारत का संविधान आजादी के बाद अलग अलग लोग थे जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। संविधान लिखने के लिए लोगों की जिम्मेदारी तय हुई, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब थे जो उसको लीड कर रहे थे, तो उनको नेतृत्वकर्ता के तौर पर उनको ज्यादा ये दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि गैर जरूरी चर्चा है, बहस है जिस पर हम इंडल्ज हो रहे हैं?
जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देखिए ये तो जो चीफ आर्किटेक्ट जो रहे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमेशा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ही रहे। और ये क्वेश्चन जो है वो क्यों उठाया जाता है बार बार एक क्रेडिट लेने के चक्कर में, या इन्होंने बनाया उन्होंने बनाया। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि और लोग जो थे वो ज्यादा इम्पोर्टेंस उनकी नहीं है, या उन्होंने कम काम किया, या उन्होंने कुछ गलत किया, बट जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो तो हमेशा से बी.आर. अम्बेडकर ही रहे, जो भी हुआ। और उस टाइम पे वो चेयरमैन भी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो डेफिनेट सी बात है, अगर कुछ अच्छा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो बी.आर. अम्बेडकर जी की वजह से, अगर कुछ गलत हुआ तो वो भी बी.आर. अम्बेडकर जी की वजह से हुआ। अगर कुछ अमेंडमेंट्स आए, आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 103 अमेंडमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, शायद आगे भी आए, हमें नहीं पता। लेकिन अगर कुछ गलत हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी बी.आर. अम्बेडकर जी की रही होगी, और अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो भी बी.आर. अम्बेडकर जी पे आया। तो ये जो बातें हैं, ये बेबुनियाद बातें मुझे लगती है। हमेशा से ही बी.आर. अम्बेडकर जी ने ही ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। इनफैक्ट सारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस जो पास हुए, जितने भी आर्टिकल्स पास हुए, जितने भी चीजें जो फेवर में गई जनता के, वो सारी चीजें पास हुई, वो सारा बी.आर. अम्बेडकर जी के ही नेतृत्व में हुआ, क्योंकि वो उस टाइम पे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे थे। तो जी बिल्कुल, मेरे को लगता है कि बेबुनियादी बातें हैं, और जो इतिहास में रिकॉर्ड है उसको एज इट इज हमें रहना चाहिए। अतुल नारायण सिंह, आपको आवाज आ रही है सर? जी हाँ, सुन पा रहा हूं। हाँ सर, सवाल मेरा वही है कि क्या देश में एक गैर वाजिब चर्चा अपने पॉलिटिकल हितों को साधने के लिए होता है, जिसमें संविधान सभा में कौन कितना प्रमुख था नहीं था, किसने क्या जिम्मेदारी तय की, इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए? इस पर आपका मत क्या है सर? मैं मत समझना चाहता हूं। जी देखिए, बड़ा स्पष्ट है इसमें। जिस भाव से संविधान सभा के सदस्यों ने जब वहां पर काम किया, तो उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद इस चीज की नहीं थी कि निकट भविष्य में जब हमारा लोकतंत्र अपनी तरुणाई ले रहा होगा तो हमारे देश के लोग इस पर चर्चा कर रहे होंगे कि कौन बड़ा है। बी.एन. राव ने संविधान बनाया कि डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया? शायद डॉक्टर अंबेडकर या बी.एन. राव ने भी कभी यह उम्मीद नहीं की कि देश हमें इस रूप में याद करेगा कि किसने बनाया और किसने नहीं। उसकी जो मूल वाजिब आत्मा थी, आप उसको जिंदा रखिए। हमारे किसी भी संविधान सभा के सदस्य ने कभी यह इच्छा नहीं व्यक्त की कि उन्हें किस प्रारूप में याद किया जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के जितने भी सदस्य जो आप गिना रहे हैं, उनमें से किसी की सदिच्छा नहीं रही कभी भी। देश सबसे आगे था उनके लिए, उन्होंने लंबी लड़ाइयां लड़ी थी। जो मैं बात ये कह रहा हूं कि 26 जनवरी 1950 को देश को आजादी तो जो मिली थी ना, उसके पीछे कितना कठिन संघर्ष था इन हमारे सदस्यों का, जो इस संविधान सभा के सदस्य थे। उनको याद करिए ना, 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1950 का समय याद करिए आप। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के जितने हमारे, वल्लभ भाई पटेल से लेकर के जितने हमारे नेता रहे उस समय के, राजेंद्र प्रसाद, और जो भी स्वतंत्रता की तरुणाई में जो जिन्होंने अपने अपने योगदान दिए, उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं कि देश उन्हें इस रूप में याद करेगा। और आज जो ये डिस्कोर्स आ रहे हैं राजनीतिक रूप से अपने अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, उन्हें यह सोचना चाहिए कि हम क्या अपने देश की भावना के साथ चल रहे हैं, संविधान की भावना के साथ चल रहे हैं, या किसी जाति, धर्म या वर्ग विशेष के लिए देश बना हुआ है। देश हम सबसे मिलकर के बना हुआ है। और जब तक ये भावना हर एक पार्टी, हर एक लोग, हर एक जाति समुदाय के सदस्यों के बीच में जिंदा नहीं होगी, और डिस्कोर्स अब इस पे चलना चाहिए कि हम कैसे जो ये समता मूलक समाज है इसकी तरफ आगे बढ़ें। ठीक है सर, और इस समता मूलक समाज में आगे आने के लिए राजनीतिक हित सर इसमें उन्हें सबसे पीछे रख करके खुद आगे आना पड़ेगा। इसमें एक पॉइंट मेरा जो मुझे लगता है सर, मैं आप उस पर जरूर, आप मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं तो उसको तो आप बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर दीजिएगा। हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको पता था कि संविधान को हम इस रूप से ना बना दे कि वो अंतिम सत्य नहीं है, इसलिए एक संशोधन की दीवार खोल दी गई कि आपको जब जरूरत लगे आप उसमें संशोधन कर लीजिए। ये उन्होंने एक लॉन्ग, मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि उनका विजन कितना बड़ा रहा होगा, उन्होंने कितने आगे का सोचा होगा। तो उन्होंने एक खिड़की खोल दी कि भाई जब तुम्हें जरूरत, क्या आपको लगता है कि जो 105, 106 संशोधन हो चुके हैं अब तक, अलग अलग वक्त में इसका थोड़ा बहुत पॉलिटिकली मिसयूज भी हुआ सर? मैं कुछ एक संशोधन पे बात करूंगा। हुआ है, जब जहां
जब जहां जैसी राजनीतिक सत्ताएं अपने अपने हिसाब से उनको सत्ता में बने रहने के लिए जहां जैसे प्रसंग आवश्यक लगे उन्होंने वैसे वैसे परिवर्तन किए हैं। लेकिन जो संविधान संशोधन की जो आपने कहा कि दीवार खड़ी की है, जिससे पहले आपने ओपनिंग रिमार्क में ये बड़ी अच्छी बात कही थी ना कि और भी बहुत से देश हैं जो अपने आप को लोकतांत्रिक रूप से मजबूत होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनकी दीवारें दरक रही हैं। उनकी जो दीवारें दरक रही हैं उसके पीछे का कारण यह है कि उन्होंने सत्ता को प्राथमिकता देकर के संविधान को अपने यहां वैध कर दिया। और इसी आधार पर देश का संविधान आज हमारे यहां जिंदा है ना। देखिए, सत्ताएं जब रहेंगी तो सत्ता में रहने वाला व्यक्ति हमेशा चाहता है कि वह किसी न किसी भी तरीके से कोई ना कोई ऐसा प्रयास करे जिससे वो चीजें कर ले। तो वो प्रयास अलग अलग रूप में हुए हैं। इंदिरा गांधी से लेकर के जितने भी लोग रहे अलग अलग समयों में आप देखिए तो हर एक अमेंडमेंट हुई है ना। जहां जैसी आवश्यकता पड़ी है वहां वैसे अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है। लेकिन वो सभी अमेंडमेंट जिस सीमा तक देश हित में नहीं रहे हैं उस सीमा तक उनको हटा दिया गया है। अब ना वो आप हर जगह पर देख सकते हाँ, हैं। मैं आता हूं। अब मैं मोदी साहब के इस 11 साल के टेन्योर पे आता हूं। कनिका भारद्वाज जी, जो मोदी साहब ने अपने कार्यकाल में संशोधन किया, जिसमें जो सबसे पहला बड़ा संशोधन 16 में किया, जीएसटी लाया, एक वो बड़ा संशोधन था। दूसरा एक वो संशोधन उन्होंने किया महिला रिजर्वेशन का, उन्होंने उसमें एक वो संशोधन कि आप महिला है तो उसको बेहतर के तरीके से आप एड्रेस कर सकती हैं। तीसरा एक संशोधन ईडब्ल्यूएस को लेकर किया। ईडब्ल्यूएस को लेकर भी बड़ा बवाल मचा हुआ है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस को लेकर चर्चा हो रही है और जिस तरीके के उसमें लूप होल्स ढूंढ लिए गए, आपका रिमार्क मैम उस पे? जी देखिए, आपने सही बोला। अभी ईडब्ल्यूएस पे काफी अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट भी आई है ईडब्ल्यूएस को लेके ही। जो रिजर्वेशन की बातें चलती हैं वो आजकल काफी लाइमलाइट में भी है और बार बार इसी चीज पे मुद्दा उठाया जाता है कि रिजर्वेशन का जो पूरा एक लॉ है उसको चेंज कर देना चाहिए। देखिए, मैं मानती हूँ कि ईडब्ल्यूएस में चेंजेस की बहुत ज्यादा जरूरत है और जो लूप होल्स निकाले गए हैं वो अब आप समझिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि लूप होल्स निकाले गए हैं, मैं ये कहूंगी कि अब जिस तरह के चेंजिंग नीड्स हो रही हैं, जैसे उस टाइम पे जरूरत थी। देखिए, उस टाइम पे जब रिजर्वेशन आया तो उस टाइम पे जरूरत थी कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं उनको एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको सहयोग दिया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। वो उस टाइम की जरूरत थी। लेकिन आज की हमें देखना ही है कि क्या आज की वो जरूरत है? क्या सच में आज ऐसे कोई वीकर सेक्शन रह गया है या फिर इस पर्टिकुलर लॉ का मिसयूज ज्यादा हो रहा है? तो मैं समझती हूँ कि आज के टाइम पे ये जो ईडब्ल्यूएस है, जो रिजर्वेशंस के जो लॉज हैं, इनका मिसयूज ज्यादा है और इनका यूज कम है। लोग डबल जितने भी रिजर्व लोग हैं उनको डबल बेनिफिट्स मिलते हैं। हर सेक्शन चाहता है कि उनको एक तरह की रिजर्वेशन मिले। आज मेरे को लगता है कि जनरल कैटेगरी कहीं बहुत पीछे है, तो लूपहोल नहीं बट चेंजिंग नीड की जो इसमें ठीक है कनिका जी, इसमें अतुल जी सर एक पॉइंट ये भी समझिएगा कि कई लोग ये कहते हैं, वर्तमान जो सत्ता है उन पर यह आरोप लगता है कि आपने ईडब्ल्यूएस देकर कहीं ना कहीं एक हमारे संविधान निर्माताओं ने बेंचमार्क रखा है कि जो आपको करना है 49% में ही करना है, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। आज स्टेट्स में देखिए उस बेंचमार्क को किसी ने गाहे बगाहे अलग अलग तरीके से उसको क्रॉस कर दिया गया। कुछ ईडब्ल्यूएस भी जब उसमें ऐड हुआ तो 50% ऐसे क्रॉस हो गया, 60% पहुंच गया। तो ये आरोप लगता है कि ये एक खिड़की इसलिए खोल दी गई ताकि जो इधर का जो बेंचमार्क है 49% उसको ऊपर करना है। जी नहीं, देखिए ईडब्ल्यूएस को लेकर के बड़ा स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, भारत के संविधान की उद्देशिका में न्याय के संदर्भ में 3 बिंदु बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय आर्थिक होना चाहिए। इसके अलावा जो उद्देशिका का ही अंतिम बिंदु है बंधुता। उस बंधुता में कहा गया है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता होनी चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक न्याय है उसके अकॉर्डिंग दिया गया रिजर्वेशन है। अब इसका कोई व्यक्ति विशेष इनके उसमें आकर के गलत तरीके से इसका लाभ अगर लेता है तो हमें अपने मैकेनिज्म को दुरुस्त करने की जरूरत है। आज के समाज में आर्थिक न्याय की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए ईडब्ल्यूएस जैसे रिजर्वेशन भी आवश्यक है।
अगर आप अन्य आरक्षणों की बात करेंगे तो जैसे सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए आप दूसरों को आरक्षण दे रहे हैं, तो देश का एक बड़ा तबका आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। आखिर उनको आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्या तरीका निकालेंगे? क्या आप एससी, एसटी, ओबीसी को ही सिर्फ गरीब, सिर्फ पिछड़ा और अति पिछड़े में डिवाइड करेंगे? एक बड़ी आबादी जो है, जो बहुत गरीबी में जी रही है, उनका क्या यह कसूर है कि वो उच्चस्थ वर्गों में पैदा हुए? बिल्कुल नहीं है ऐसा। उनके साथ ही यह आर्थिक न्याय करने के लिए इस तरीके के नियम सरकार ने लाए हैं, लेकिन इनका जो दुरुपयोग करके लोगों ने इनके साथ गलत तरीके से सर, अब सर समय मेरे पास कम है, तो 30-40 सेकंड में एक जवाब दीजिएगा, फिर मैं कनिका जी के पास जाऊंगा 30-40 सेकंड फाइनल रिएक्शन के लिए। भारत के संविधान को पॉलिटिकल पार्टीज से ज्यादा तकलीफ है, ज्यादा दिक्कत है, पॉलिटिकल नुमाइंदों से दिक्कत है, या आम लोगों से दिक्कत है? क्योंकि चैलेंजेस तो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ज्यादा आते हैं। देखिए, ये सामूहिकता का विषय है। यहाँ पर देश किसी भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी या सरकार से नहीं चलता है। देश हमारा संविधान से चलता है। भारत चलता है अपने संविधान से, और जो देश है इसमें हर एक नागरिक का यह दायित्व है कि वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे और अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होकर के काम करे। और अगर वह यह कर पाता है तो हमारा लोकतंत्र ऐसे ही अनवरत रूप से चलता रहेगा, या किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी सत्ता या किसी राजनीतिक स्थिति का गुलाम कभी नहीं बन पाएगा। कनिका जी, इसको मैं थोड़ा और कुछ एक बात ऐड ऑन कर देता हूं। एक मुद्दा होता है जिसमें आपको हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती, तो आप प्रश्न लगाते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाता तो आप कहते हैं कानून जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता पॉलिटिकल पार्टीज के बयानों में? जी बिल्कुल, कॉन्ट्रडिक्शंस तो है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने एजेंडा पे चलती हैं। जब तक जो कोर्ट्स हैं उनके फेवर में बात करते रहे तब तक उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। जिस दिन कोर्ट ने उनके फेवर से हट के बात कर दी, उस दिन हल्ले मच जाते हैं, उस दिन सब रोड पे आ जाते हैं, सारे बयान मुद्दे उठ जाते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। बट देखिए, अल्टीमेटली मैं यही कहूँगी कि जो संविधान है वो, उसका जो प्रियम्बल है वो कभी बदल नहीं सकता। प्रियम्बल हमेशा एज इट इज सेम रहता है। ये चीज जो है ये रिकॉर्ड पे है, केशव नंदा भारती केस में भी ये चीज आई कि जो है प्रियम्बल कभी आप नहीं बदल सकते हो। तो प्रियम्बल नहीं बदल सकता, अंदर के आर्टिकल्स बदले जा सकते हैं चेंजिंग नीड्स के हिसाब से। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि वो अपने हिसाब से, तो बात सही है। खैर कि जी बिल्कुल जी। चलिए कनिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते तो यही कहूंगा कि जो प्रियम्बल की आपने बात कही उसमें यही था कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग ही अपने गणतंत्र को, अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाए हुए हैं, और उम्मीद करते हैं, आशावादी हैं कि ये हम ही बना कर रखेंगे, क्योंकि देश पब्लिक से है और पॉलिटिकल पार्टीज XYZ विचारधारा उसके साथ अटैच होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोग चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।